गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमा पांडे, पारसनाथ कॉलेज, इसरी बाजार, गिरिडीह। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र का परिचय कि समाजशास्त्र क्या है, वह कोर 1 में था, लेकिन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वह कोर 2 है, जिसका नाम है भारत में समाज। इसका पहला अध्याय में आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो आइए हम पढ़ते हैं भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। तो बच्चों, भारत का जो समाज है वह कितने वर्ष पुराना है उसके विषय में हम जानेंगे। भारतीय समाज का इतिहास लगभग 5 सहस्त्र वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इस दौरान में सामाजिक जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में भारतीय समाज निर्माताओं ने मानव की बौद्धिक क्षमताओं द्वारा केवल भौतिक जीवन से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन से भी संबंध अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वह एक स्वस्थ समाज व्यवस्था को जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया। भारतीय धर्म, दर्शन, कला, अर्थव्यवस्था, वर्ण और आश्रम, परिवार और विवाह, ये और इसी प्रकार की कितनी ही अन्य संस्थाएं हमारे सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण प्रयोग कहे जा सकते हैं। यह प्रयोग वैदिक काल से ही आरंभ होता है। वैदिक काल भारतीय आर्यों के ऐतिहासिक के उस युग को कहते हैं जब वेदों की रचना की गई थी। वेदों की रचना अनुमानतः ईसा से 2500 से 500 वर्ष के पूर्व तक में हुई थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस समय अधिकांश विश्व का मानव बर्बरता के सघन तिमिर में भ्रमण कर पाश्विक जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय भारतीय लोग सभ्यता व संस्कृति की ज्योति को जागृत कर प्रकाशमय प्रांजल पथ पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब अधिकांश विश्व के मानव अज्ञानता के अंधकार में बिल्कुल विलुप्त जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी अपनी शक्तियों का यह पर्याप्त पा रहे थे, उस समय भारतीयों का साहित्य, कला, धर्म तथा दर्शन विकास की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा था। अपने भौतिक जीवन को सुखी तथा संपन्न बनाते हुए उन्होंने धर्म, अर्थ तथा काम में सामंजस्य उत्पन्न करके आध्यात्मिकता का सहारा लेते हुए मोक्ष के मार्ग को परिष्कृत कर दिया था। तो आइए अब हम जानेंगे भारत में होने वाले आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना करने से पूर्व स्वयं भारतवर्ष या भारतीय समाज के बारे में एक सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लें कि आखिर भारतवर्ष क्या है। व्हाट इज इंडिया। अपने देश के विषय में हम सबसे पहले जानकारी लें कि हमारा देश जो भारत है, इसका नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारतीय समाज अर्थात भारतवर्ष के समाज के विषय में कुछ भी जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतवर्ष का सबसे पहले परिचय जान लें। तो भारतवर्ष का परिचय बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक विस्तृत यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष अर्थात भारत का देश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस देश पर भरत नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। ये आप लोग जानते भी होंगे। और इसलिए इस देश का नाम उसी राजा के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष एक विशाल भूभाग जम्बू द्वीप का एक अंग माना जाता था। हिंदुओं के विचारानुसार समस्त पृथ्वी 7 समकेंद्रिक महाद्वीपों में विभक्त मानी जाती है। इसमें बीच का महाद्वीप जम्बू द्वीप है और भारतवर्ष उसी का एक अंग है, परंतु प्रारंभिक
बौद्ध धर्मों के प्रमाणों से प्रतीत होता है कि जम्बू द्वीप तो ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी से दैनिक प्रयोग में आने वाला एक प्रादेशिक नाम था, जिसका प्रयोग चीन को छोड़कर एशिया के उस समस्त भूभाग के लिए होता था जिसे महान साम्राज्यवादी मौर्य वंश ने अपनी शक्ति द्वारा प्रभावित किया था। भारतवर्ष का एक दूसरा नाम हिंदुस्तान भी है या इंडिया है, जो कि इस देश के प्रारंभिक आक्रमणकारियों, फारस निवासियों और यूनानियों द्वारा रखा गया था। उन्होंने इस देश का नाम सिंधु या इंडस नदी के नाम के आधार पर सिंधु का प्रदेश रखा। फारस निवासी स अक्षर का उच्चारण ह की भांति करते हैं, अतः उन्होंने सिंधु का उच्चारण हिंदू जैसा किया और उसी से इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो अब हम भारतवर्ष के बारे में हम जान गए, अपने देश के बारे में जान गए कि हमारा देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो अब हम इसके भौगोलिक दशाएं के बारे में हम जानेंगे। एशिया के अंतर्गत भारतवर्ष एक विस्तृत प्रायद्वीप है, जिसका आकार एक विषम बाहु चतुर्भुज के समान प्रतीत होता है। यह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एशिया के दूसरे भागों से विलुप्त पृथक हो गया है। उदाहरणार्थ, उत्तर में हिमालय के अभेद श्रृंगों की श्रृंखला बद्ध दीवारों तथा दोनों निचली पर्वत श्रेणियों द्वारा भारत, तिब्बत, चीन तथा एशिया के शेष भागों से पृथक हो जाता है। पूर्व और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत श्रेणियां में दर्रे हैं, जो भारत के प्रवेश द्वार के सदृश हैं। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर इस देश के समुद्र तट पर प्रक्षालन करते हैं। श्री लुनिया ने आगे और लिखा है कि एक और समुद्र की अथाह जलराशि द्वारा अफ्रीका से और दूसरी ओर मलाया और जावा सुमात्रा द्वीप समूह से अलग होकर और उत्तर पूर्व में अधिकांश रूप से निरपेक्ष रहा है। अपने सांस्कृतिक जीवन व प्रगति में उसके प्रयत्न व्यक्तिगत ही रहे हैं। इस महत्वपूर्ण पृथकता ने भारत को अपनी एक या साधारण सभ्यता की धोधक विलक्षणताओं और विशिष्ट गुणों की वृद्धि और प्रगति करने में समर्थ कर दिया है। भारत की सभ्यता विश्व के शेष भूभागों की सभ्यता से अनेक महत्वपूर्ण बातों में भिन्न है। अधिकांशतः इस देश के निवासियों का स्वभाव, आदतें, वेशभूषा, धर्म, विधान तथा ज्ञान वे ही हैं जिनका उन्होंने स्वयं ही विकास किया है और जिन्हें अपने लिए उपयोगी पाया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को निम्नलिखित 5 बड़े भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के तराई क्षेत्र के दलदलमय वन खंड से लेकर हिमालय के श्रृंगों तक यह प्रदेश फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं, उत्तरकाशी, गढ़वाल जैसे पर्वतीय प्रदेश ही नहीं है, अपितु विशाल का सरोज पर्वत हिमालय भी है, जो कि देश के उत्तर में 2414 किलोमीटर लंबी दीवार के समान स्थित है। हिमालय की इस रक्षाकारी दीवार के कारण ही भारत की सामाजिक व्यवस्था और सभ्यता का स्रोत यह विरल गति से निरंतर प्रवाहित होता रहा है। धार्मिक सिद्धांत तथा विश्वास, वैवाहिक नियम, अंत्येष्टि क्रियाविधि तथा सामाजिक व्यवस्था व जाति प्रथा आज भी सब मौलिक रूप में प्राचीन काल के अनुरूप ही हैं। भारतीय जीवन की यह एक सूत्रता और अखंडता हिमालय पर्वत की ही महान देन है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इसी हिमालय का दीवार के उत्तर पश्चिम में कतिपय दर्रे हैं, जो वनों की विरलता और ऊंचाई के अभाव के कारण अनादिकाल से इस देश पर आक्रमण करने वालों को सरलता से देश में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करते रहे हैं।
यारी, फारसी, यूनानी, सिथियन, हून, तुर्क, ततारी तथा मंगोल आदि ने खैबर गोमल, बोलन, कुरमर तथा टोची नामक से प्रसिद्ध इन्हीं दरों से प्रवेश किया था। फिर भी यह स्मरणीय है कि इन्हीं दरों ने जगत के साथ भारतीय संपर्क और शांति संबंध स्थापित करने में भी अत्यधिक सहायता दी है। दूसरे में उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण पठार के बीच देश का विशाल समतल एवं सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, जो सतलज, गंगा, जमुना तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से विख्यात है। लगभग 7,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस मैदान की लंबाई 2,414 किलोमीटर तथा चौड़ाई 241 से 321 किलोमीटर है। यह संसार का सबसे घना बसा देश क्षेत्र है। इसकी भूमि की उर्वरता व संपन्नता के कारण ही यहाँ विशाल वैभवशाली नगरों की वृद्धि हुई है। व्यापार वाणिज्य के केंद्रों का निर्माण हुआ और प्राचीन एवं अर्वाचीन साम्राज्यों की राजधानियां स्थापित हुई। तीसरा में है दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तरी मैदान के दक्षिण में पूर्वी तथा पश्चिम घाट प्रदेशों विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, राजमहल, मैकाल और अजंता से घिरा हुआ दक्षिण भारत का त्रिभुजाकार पठार है। चोटियों को छोड़कर इस पठार की सामान्यतः ऊंचाई 458 से 1,220 मीटर तक है। यह क्षेत्र पूरे देश का है। तीसरे में राजस्थान का मरुस्थल। राजस्थान का मरुस्थल गंगा सिंधु के मैदान और विंध्याचल पर्वत के बीच में दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। इसी मरुस्थल में मालवा और राजस्थान की रक्षा की है। इसी के कारण राजस्थान की संस्कृति स्वतंत्र राज्य आदि विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे हैं। इससे यहाँ के निवासियों की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल आदि भारत के अन्य प्रांतों की संस्थाओं आदि से भिन्न रहे हैं। यहाँ की जौहर और सती प्रथाएं प्रसिद्ध हैं। समुद्र तट के मैदान पांचवें में है। तो समुद्र तट के मैदान दक्षिण पठार के पूर्व तथा पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई हुई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कच्छ की घाटी से कन्याकुमारी तक फैले हुए पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई लगभग 65 किलोमीटर है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मलाबार कहते हैं। कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी छोर तक फैला पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इस मैदान के दो प्रधान भाग हैं, तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट। हमारे देश के मुख्य द्वार, जिसके द्वारा देश का प्रायः 75% विदेशी व्यापार होता है, इन्हीं तटीय मैदानों में स्थित है। इसमें बम्बई, कालीकट, कोचीन, मद्रास, विशाखापट्टनम विशेष उल्लेखनीय है। तो आज हम इतने पढ़ेंगे। धन्यवाद।